अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला अस्पहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें कभी कोई सब पे भारी करार देता है और कभी कोई कहता है कि ये वो शख्सियत है जिसने पीपल्स पार्टी जैसी जमात को वफाक की जमात से सूबे की जमात बना के रख दिया। कोई उन्हें स्मार्ट मूवर कहता है और कोई मौका परस्त। आप समझ ही गए होंगे, गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तानी मीडिया पर छाए हुए मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। देखिए जुनैद, ये सिर्फ 2 दिनों की बात नहीं है। अल्लाह के फजल से 2 दहाइयों से आपका भाई सियासत में छाया हुआ है। लेकिन जो 2 दिन पहले आपने बिल्कुल सियासी बसात पलट के रख दी है, वो तो मतलब मीडिया पे कोई और मौजूद डिस्कस नहीं हो रहा जी। देखिए, बिछाना पलटना, पलट कर बिछाना, सियासत करम रखने का है एक बहाना। ये कोई नई बात नहीं की हमने जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनजर रखते हुए ये बात की है। क्या आपने अजीबो गरीब शर्त रख दी लॉन्ग मार्च के लिए कि लॉन्ग मार्च तब होगा जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे? ये तो ना शरीक होने वाली बात हुई ना। भाई, तो उनको आना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, मैदान में रह के खेलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मैदान में उतर ही नहीं रहा जी, और वो कह रहा है कि मैं दंगल लड़ रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। उनको चाहिए कि वापस तशरीफ लाएं, यहाँ आए, यहाँ आके तो इस लड़ाई में हिस्सा लें। देखिए, गायबाना दंगल नहीं होता, गायबाना तो नमाज़े जनाजा होता है। इस तरह तो वो अपनी पार्टी खत्म कर बैठेंगे। वो आए, तशरीफ लाएं एयरपोर्ट पे। हमने तो कहा है कि हम खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे, मगर ये जरूरी है कि उनको यहाँ आना पड़ेगा। हंडिया पकाने के लिए आपको किचन की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। पतंगबाजी का अगर शौक है तो हाथ में चीरे तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आपने प्याज काटना है तो आंखों में आंसू तो आएंगे। इस मिसाल को तो आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह आराई में है। देखिए, ये सियासत है, ये कोई टेलीविजन नहीं है जो आप बाहर बैठ के रिमोट से चलाते रहेंगे। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन जरदारी साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने कहा है कि पापा की जान को खतरा है अगर वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ भाई, मगर मरियम बीबी को चाहिए कि पापा को ये भी बताएं कि जहाँ वो हाथ डाल बैठे वहाँ उनको फिर खतरों का खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा। खतरा तो फिर मुंह लेना पड़ेगा। और ये ज़हन में रखे कि अगर उनके पापा पापा हैं तो हमारे बच्चों के भी पापा पापा हैं। ये नहीं हो सकता कि उनके अब्बा पापा और हमारे बच्चों के अब्बा अब्बा हैं। भुट्टो, बहुत शुक्रिया आपको। मैं हस्बे हाल में ये मोहब्बत का इजहार करते हुए देखता रहता हूँ। सर, हमें बड़ी खुशी हुई आप आए। आप टीवी पे काम आते हैं ना। ये सर, ये नारा लगाने के पैसे लेता है। हाँ भाई, तो ठीक है ना। अगर वो नारा लगाने के पैसे लेते हैं तो आप कौन सा यहाँ पे आटा लेके बोल रहे होते हैं? आप भी तो यहाँ बोलने के पैसे ही लेते हैं। तो पैसा तो जरूरत है जी। मेरा ख्याल है इसे शिकवा नहीं बना लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं कह देता हूँ मरियम बीबी से कि पापा से कहे कि आए यहाँ पे। जेलें अगर उनका मुकद्दर है तो हमने भी 14 साल जेल काटी। खतरा तो होगा, खतरा तो यहाँ है। जब आएंगे तो फिर डेंगू भी यहाँ निकलेगा। यहाँ आएंगे तो गर्मी से फिर फोड़ा फिंसी भी निकलेगा। तो ये सब कुछ तो यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे कायद भुट्टो ने जमहूरियत के लिए गर्दन कटवा दी, उसकी बेटी ने जमहूरियत के लिए गर्दन कटवा दी, हमने जमहूरियत के लिए जुबान कटवा दी। मियाँ साहब को चाहिए वो भी यहाँ तशरीफ लाएं, कम से कम वो
उंगली कटवा के ही शहीदों में अपना नाम लिखवा दिया। सरदारी साहब आप तो नून लीग के साथ बिल्कुल ही सीधे ही हो गए। 14 साल जेल में रहे हैं। अगर 14 साल के बाद भी इंसान सीधा ना हो तो फिर वो इंसान नहीं, वो कच्चू कुम्मा होता है। इतनी देर जेल में रहे हैं जुनैद मियां, अब तो 4 दिन जेल ना जाएं तो उदास हो जाती। तो चले जाए ना दोबारा। हाँ तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ये हमें मत डराइए जेलों से। आपने बयान दिया है कि मियां साहब जो है वो लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं और अगर वो इसी तरह की बातें करते रहे तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हाँ तो चले ना, सब चले। अच्छा सब चले। सब चले ना भाई, हम तो जाने के लिए तैयार हैं। मियां साहब भी तो तैयार हो। मियां साहब बाहर बैठ के तो मैदान को ना देखे, मैदान में उतर के मैदान को देखे, इसलिए हम तो तैयार हैं। उन्हें भी यहाँ आना चाहिए। लेकिन सरदारी साहब देखिए, सियासी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि आपकी अंदर खाते कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील शील हो गई है, वरना अचानक आपको कैसे ख्याल आ गया कि जी नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी जाए अचानक? देखिए, अगर ये डीलें करने वाले लोग हम होते तो अपना इतना बड़ा बड़ा लीडर ना शहीद करवा लेते। डील नहीं हो सकती हरगिज, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी के अंदर डील वाला लफ्ज नहीं है। अगर हमने ये बात की है वापस आने की, तो इसलिए की है कि इससे पहले इस्तीफों की बात भी नहीं हुई थी। अरे अगर इस्तीफे देने हैं तो फिर वापस आए ना। सर जी, मुझे तो लगता है कि आप मियां साहब से वैसे ही बोर हो गए हैं। जी देखिए, मियां साहब से बोरियत किस बात की? हम जमहूरियत की बका का खेल खेल रहे हैं। हम कोई बंदर किल्ला नहीं खेल रहे। जो बोर हो गए हैं, या हम कोई 12 टानी नहीं खेल रहे, या हम कोई लूडो पे नहीं बैठे हुए जो बोर हो गए। हम जमहूरियत की बका का खेल खेल रहे हैं। यहाँ बनता है जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। ये बात है। अच्छा जरदारी साहब, आपको अचानक ये भी याद आ गया है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं किया था। आपको ये मालूम है कि क्रिकेट में बैट्समैन एक रिवर्स स्वीप लगाता है। उसमें बैट्समैन को ये कोई नहीं पूछता कि आपने बल्ला उल्टा क्यों घुमाया है। सिर्फ ये देखा जाता है कि रन्स कितनी बड़ी है। सियासत में भी कभी कभी रिवर्स स्वीप लगानी पड़ती है। वाह वाह जी वाह। नहीं, यहाँ जी भुट्टो बनता है। जिए भुट्टो। अच्छा सर जी, सुनने में ये भी आया आपकी और मियां साहब की टेलीफोन कॉल पे कोई तलख कलामी भी हुई है। सर जी, ये हमें पागल तो नहीं समझ रहे? हमें क्या, ये पीडीएम की 9 जमातों को पागल समझ रहे हैं? तलख कलामी कैसी भाई? कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। इसलिए अगर कोई हमारी हक बात में नाराज होता है तो हमें कोई उससे कोई सरोकार नहीं है। ना ही हम कभी इन बातों में घबराए हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम जमहूरियत की मास्टर की है, और हम जानते हैं कि जमहूरियत के हर बंद ताले को कैसे खोला जा सकता है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि आपने मियां साहब की वापसी की शर्त रख के पीडीएम के लिए डेडलॉक पैदा कर दिया है। बेटे, डेडलॉक किस बात का? मियां साहब वापिस आ जाएं। वापिस आने में क्या कबाहत है भाई? जेल ही है ना। हमने तो बताया कि हमने 14 साल जेल भुगती है, और पुराने दौर की जेल भुगती है। अब तो जेलों की हालत बदल गई है। मियां साहब को खौफसदा नहीं होना चाहिए। अब तो एसी लग गए हैं, अब तो पंखे पंखे लग गए हैं, चूने की लाइनें भी लगाना शुरू हो गए हैं। जो हमने जेल भुगती हुई है, उस वक्त तो
चिड़िया चिड़िया जितना मोटा मच्छर होता था जेल में। और हैरान होंगे सुन के आप, गूंगा मच्छर था, गूंगा। वो पहले कान में आके बताता भी नहीं था कि तैयारी पकड़ी है, मैं डंग मारना चाहता हूँ। सरदारी साहब मेरी बात सुने, देखें आपने भी बवक्ते जरूरत जो है वो बैरून मुल्क रवानगी का सफर इख्तियार किया है। जेल की जहां तक बात है, वो नवाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी है, आपने भी काटी है, आपने जरा हिम्मत के साथ काट ली थी, लेकिन आप भी कई बार बैरून मुल्क तशरीफ ले गए थे। भाई पहली बात तो ये है कि अगर हमने हिम्मत से काटी है तो मियाँ साहब को भी चाहिए हिम्मत पकड़े। दूसरा जो आपने ये फरमाया है कि हम भी बवक्ते जरूरत बाहर चले गए थे, ये जहन में रखिए कि छोटे छोटे बच्चे और बीबी बेनजीर शहीद वो साथ थी। हम तो बच्चों के लिए और अपनी मरहूमा बेगम के लिए बाहर गए थे और हमें भेजा गया था बाहर। हमें ये कहा गया था कि निकल जाइए भाई। ये तो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया। पहले उनको भी भेजा गया, मगर इस दफा तो वो खुद मेडिकल सर्टिफिकेट लेके गए और अब तो माशाल्लाह इलाज करवा चुके, जी तंदुरुस्त हो तवाना है। अब उनको वापसी का बंदोबस्त करना चाहिए। रोजाना सुबह सुबह उठ के अपने रिहाइश गाह के गेट में खड़े होके अगर वो प्रेस टॉक कर सकते हैं तो भाई यहाँ आके जेल के गेट में खड़े होके भी प्रेस टॉक करने की हिम्मत करें। ऐसे बाय द वे नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उनको आपकी इन बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख हुआ है उनको। जुनेद, दुख तो हमें भी बहुत होता है। यहाँ से इलाज करवाने गए और वहां पे मार्लन ब्रांडो वाला कोट पहन के फिर रहे हैं। वापसी का नाम ही नहीं ले रहे, पसर ही गए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे चेम्बरलैन जो है ना, ये वो इलाका है जो हुकूमत ने इसका नाम नहीं रखा था, ना चेम्बरलैन ने रखा था, ये लोगों ने खुद रखा था। अच्छा भाईजान, जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो इलाके या शहर, बाज़ार, बिल्डिंग्स जो अंग्रेज़ों या प्री पार्टीशन हिंदुओं के नामों पर थी, बाद में उनका नाम तब्दील करने की कोशिश भी की गई तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो उसमें हमने कई इलाके जो हैं वो कवर किए हैं। अभी हम लाहौर से गालिबन बाहर नहीं निकल पाए, तो लाहौर का एक बहुत मशहूर इलाका है ठोकर न्याज बेग। जी बिल्कुल। ठीक है, ये जो ठोकर न्याज बेग है, इसके बारे में मुख्तलिफ जो है वो आरा पाई जाती हैं कि इसका नाम ठोकर न्याज बेग क्यों है। जी। तो जो अभी तक मेरी तहकीक के मुताबिक जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक चीज है ना, वो ये सामने आई है कि जो ठोकर लफ्ज है ना, ये पहले इसका नाम सिर्फ ठोकर था, सिर्फ ठोकर, नो न्याज बेग एट ऑल, सिर्फ ठोकर कहा जाता था इसको। और ये महाराजा रंजीत सिंह ने ये इस जगह का इंतखाब किया था क्योंकि ये बहरहाल उस वक्त भी एक तरह का लाहौर में दाखिल होने का जो मरकजी रास्ता था वो ठोकर ही था। और उसने यहाँ पे गुरुद्वारे बनवाए, बारादरी बनवाई, और लाहौर का सबसे बड़ा मंदिर भी जो है बहादुरा कली मंदिर, वो भी रंजीत सिंह ने यहीं पे तामीर करवाया था, जो आज भी है। अगर आप ठोकर से मुल्तान रोड की तरफ जाएं तो आपके गालिबन लेफ्ट पे ये मंदिर आता है। अच्छा, दो वजूहात है उसको ठोकर क्यों कहा जाता है। महकमा इरिगेशन के अफसरान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ से नहर जो है एक शार्प टर्न लेती है, आपने देखा होगा, और फिर वो आगे की तरफ जाती है। तो वहाँ से जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता था तो उसको पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे तख्ते बनाए जाते थे, पुश्ता बनाया जाता था छोटा सा, जिसको पंजाबी में आमतौर पे ठोकर कहा जाता था कि यहाँ पे ठोकर बना दें। उस ठोकर की वजह से पानी जो है वो आराम से टर्न करता था, यानी बाहर नहीं निकलता था, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फाल बनती है, जिस जगह पे नहर पे फाल बनती है, नीचे पानी गिरता है, उस जगह को भी ठोकर कहा जाता है। और एक ठोकर न्याज बेग पे बनती है, इस नहर की, कैंपस वाली नहर जिसको हम कहते हैं। एक ठोकर इससे पहले
यहाँ पे मुस्लिम टाउन के मोड़ पे भी बना करती थी। अच्छा और मुस्लिम टाउन मोड़ को भी उस वक्त ठोकर कहा जाता था। अच्छा जी। अच्छा, उस वक्त इस नहर से एक और नहर रायवंड की तरफ भी निकलती थी, जो मौजूदा यानी रायवंड वाला रास्ता है, हाँ जी। यानी ठोकर से अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाए तो उस वक्त एक, लेकिन वो नहर अब खत्म हो चुकी है। हाँ, उसके फटे देखे सर में, हमने देखे छोटे। हाँ, आप तो खासी पुरानी शख्सियत है यार। बहुत फटे पुराने। अच्छा, इस ठोकर को न्याज बेग इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत जिम्मेदारों का इलाका होता था और जाहिर है बागों का इलाका ये समझा जाता था। अभी भी आपको बागात वहां पे न्याज बेग के इर्द गिर्द जी। आपको बागात मिलेंगे, खास तौर पे आमों के बागात जो है, एक कजलबाशों के बाग होते थे जो बाद में मुख्तलिफ रिहायशी रायवंड रोड पर। हाँ, रायवंड रोड पे इस साइड पे भी। अच्छा, अब इसको न्याज बेग क्यों कहा गया था? ये मेवाती जो थे ना, ये कसरत से यहाँ पे आबाद थे इस इलाके में, तो एक बड़ा जिम्मेदार उसका नाम न्याज बेग था, तो उसने ठोकर के साथ न्याज बेग लगा के इस इलाके को अपने नाम से जबरदस्ती मंसूब कर लिया था। तो महकमा इरिगेशन से जब हमने इसकी मजीद तफसील पूछी है तो उन्होंने कहा है कि ये ठोकर इसलिए भी कहते थे कि ये ठोकर न्याज बेग तक इस नहर को लाहौर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, और इसके बाद जो नहर है उसको न्याज बेग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यानी न्याज बेग डिस्ट्रिक्ट में वो आती है, यहाँ के बाद जो नहर आती है। अच्छा तो यहाँ तक जो नहर है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अच्छा। इसी तरह इसको ये भी इस इलाके से पता चलता है कि यहाँ तक ही लाहौर है असल में। अब तो लाहौर बहुत आगे चला गया है। हाँ जी। हाँ जी, पहले तो मेरा ख्याल है कि ठोकर न्याज बेग भी लाहौरों बाहर ही समझे। अब तो वाकई ठोकर न्याज बेग से बहुत दूर है बैरिया टाउन। हाँ जी। बाकायदा पौना को घंटा लगता है, लगता है, तो फिर हाँ। बैरिया टाउन आता है, वो भी अब लाहौर में ही है, बिल्कुल सही। और उसके अलावा भी बैरिया टाउन तक भी बहुत सारी आबादियां बन गई हाँ हुई जी, हैं, बन गई। सोसाइटियां, सोसाइटी। बल्कि बैरिया से आगे भी सोसाइटियां बन जी, गई जी। हुई हैं। अब तो लाहौर जो है वो बहुत फैल चुका है गोगे। चलें सर जी, जो ठोकर न्याज बेग है वहां अब एक तारीखी चीज और बन गई है, ऑरेंज ट्रेन का आखिरी स्टॉप बन गया वहां। बिल्कुल सही। यानी तुम पक्का कर रहे हो कि दो आगे ना बनाना। आगे भी जा सकती है यार ऑरेंज ट्रेन, ये कौन सी बात है? ठोकर से आगे नहर नहीं गई तो यार ट्रेन कैसे जाएगी? और यार ट्रेन चलानी है, कश्ती चलानी है तो नहर से जोड़ दिया तो। तुम फिक्र ना करो, 2-3 तरीखा रह गई हैं, शहबाज शरीफ दियां बना देगा। और अच्छा जी, हमने इससे पहले जिक्र किया था कि लाहौर के कुछ इलाके जो हैं वो बरतानवी मलका के नाम पर भी हाँ हैं। जी। क्या कोई लाहौर का इलाका ऐसे भी है जो बरतानवी वजीर आजम के नाम पे भी है? आपके इल्म में है? ये ताया वजीर आजम के नाम? नहीं नहीं, ज़ाहिर है ताज़ा वजीर आजम के नाम पे यार कैसे हो सकता है? बरतानिया का वजीर आजम था लेट 30s में चेम्बरलैन। चेम्बरलैन रोड तो बहुत नेवल चेम्बरलैन, नेवल चेम्बरलैन जो था ना जी, ये वो वजीर आजम था जिसने दूसरी आलमी जंग के लिए ऐलान किया था कि हमें हिंदुस्तान से जबरदस्ती 3 करोड़ सिपाही फौजी दरकार है, और जबरदस्ती उसने भर्ती किए थे। अच्छा, यहाँ पे चेम्बरलैन जो है ना, ये वो इलाका है जो हुकूमत ने इसका नाम नहीं रखा था, ना चेम्बरलैन ने रखा था, ये लोगों ने खुद रखा था। और यहाँ पे चेम्बरलैन रोड जो आज है, यहाँ पे उस वक्त हिंदू ताजरों की अक्सरियत थी, उन्होंने चेम्बरलैन के नाम पर अपनी इस रोड का नाम रखा था। और दिलचस्प बात यह है कि बाद अज़ां यही चेम्बरलैन जो है, ये इसकी ये जो इक़दाम था कि उसने 3 करोड़ हिंदुस्तानी मांगे थे, कांग्रेस ये कहती थी कि हमने इस इक़दाम की ज़्यादा मुखालफत की है, मुस्लिम लीग तो खामोश रही है। लेकिन फिर कायदे आज़म ने लाहौर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का जलसा किया था और इस इक़दाम के खिलाफ, और कांग्रेस से मुखातिब होकर कहा था कि बताओ चेम्बरलैन के इस इक़दाम के तुम लोग ज्यादा बड़े मुखालिफ हो या मैं हूं? बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब बारी आती है लाहौर की एक बहुत ही मशहूर जगह जो हमारे दुनिया न्यूज के दफ्तर के साथ ही है, करीब लक्ष्मी ही चौक। है, लक्ष्मी चौक। ये लक्ष्मी चौक जो है, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। लक्ष्मी चौक को लक्ष्मी चौक क्यों कहा जाता है? जी बताएं जी। सर, क्यों करें? असल में यहाँ पे पैसे की बड़ी बहुतात थी इस चौक में, और ये जो चौक है, अगर आप इस चौक में खड़े होकर देखें इर्द गिर्द की बिल्डिंगों को, तो हाँ जी। बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं। हाँ, अच्छा, वजह तो कमोबेश यही बनती है कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन ये जो थी ना जी, यहाँ पे लक्ष्मी चौक का नाम लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से लक्ष्मी चौक है। अच्छा। लक्ष्मी बिल्डिंग जो थी, वो पहला जो हिंदुस्तानी जज था
लाहौर हाई कोर्ट का सर शादीलाल, ये उन्होंने अपने खर्चा, अपनी जेब खर्च से, अपनी जाती बिल्डिंग थी, लक्ष्मी बिल्डिंग जो थी उनकी जाती बिल्डिंग थी, जो उन्होंने बाद में लाला लाजपत राय जो एक मशहूर लाहौर के फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े इल्म दोस्त आदमी था, उसकी और भी कई यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, लाला लाजपत राय को फरोख्त कर दी थी। अच्छा, लाला लाजपत राय जो था वो बिजनेसमैन था और मालिक था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी का। अच्छा। ये असल में लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की वजह से इस बिल्डिंग का नाम उसने लक्ष्मी बिल्डिंग रखा, और लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से फिर ये नाम जो है ये लक्ष्मी चौक, इस चौक का नाम पड़ गया। फिर बाद उसने कराची में भी एक बिल्डिंग बनाई थी, उसका नाम भी लक्ष्मी बिल्डिंग ही रखा था। बहुत अच्छे। ये जो लक्ष्मी चौक है ना जी, जो अब जेल रोड है ना, गाड़ियों के शोरूम, बुजुर्ग बताते हैं, बल्कि खालिद अब्बास डार साहब बताते हैं, वो भी गाड़ियों का काम बहुत किया। जी जी। वो बताते हैं कि मैंने उस वक्त ये काम शुरू किया था जब 2-3 शोरूम थे गाड़ियों के, और वो लक्ष्मी चौक में हुआ करते, यानी बड़े बड़े बिजनेस जो है ना वो लक्ष्मी चौक में रहे हैं। फिर लक्ष्मी चौक के अंदर ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर भी होते थे। अच्छा। फिर इसके पीछे रॉयल पार्क बन गया, और रॉयल पार्क जो है वो फिर फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट। ये जो लक्ष्मी बिल्डिंग है ये बहुत मशहूर लोगों का मस्कन भी रहा है, जिनमें सादत हसन मंटो, साबिक वजीर आजम मेराज खालिद साहब, वो लक्ष्मी बिल्डिंग में रहा करते थे। जी 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 जी। क्योंकि हमारे हॉस्टल भी थे, छोटे छोटे कमरे भी थे। हमारे गुजरांवाला के चेयरमैन हुए हैं बल्दिया के ख्वाजा मजर साहब, वो भी इस लक्ष्मी चौक में उनकी भी बिल्डिंग थी। ये जो इस तरफ को है ना जहाँ पे वो दाल चावल वाले बैठते हैं, उस वो बिल्डिंग में ख्वाजा मदर साहब रहते थे, जिनका बेटा ख्वाजा अजहर, जिसने फिल्म स्टार निग्गो को मर्डर कर दिया था, वो फिल्म साज भी थे, और उन्होंने शादी कर ली और फिर कोई झगड़ा हो गया। दिलचस्प बात बताऊं, ये जब इसका नाम लक्ष्मी चौक पड़ गया तो लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से, तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन था ईश्वर दास, उसकी ईश्वर दास बिल्डिंग जो है बिल्कुल ऑपोजिट है लक्ष्मी बिल्डिंग के। अच्छा, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार बिल्डिंग तो मेरी भी है ईश्वर दास बिल्डिंग, ईश्वर दास चौक होना चाहिए। उसने जबरदस्ती 2-3 तख्तियां लगाई वहां पे, ईश्वर दास चौक, ईश्वर दास चौक, बताता भी होगा खड़ा हो गया इसको ईश्वर दास चौक को, लेकिन किसी ने नहीं मानी ईश्वर दास की। आप जेड़े रक्शे ते बैठा सी ना उन्होंने कहता सी ईश्वर दास चौक चलो, वो कहता जी मैं नहीं उत्थे जाना, मैनू पता नहीं, उतर जाओ थल्ले। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये गालिबन लाहौर का वाहिद इलाका है जिसका नाम पहले तब्दील किया गया, जिस चौक का, इस लक्ष्मी चौक का नाम तब्दील करके मौलाना जफर अली चौक रखा गया, लेकिन बाद लोगों ने एहतजाज किया तो 2019 में इसको दोबारा लक्ष्मी चौक नाम रखा गया, इसका रिवर्ट किया गया। जो इतनी मशहूर चीजें हैं उनका नाम बदलना जो है वो मेरा ख्याल है कि आप जिस नाम से उसे मंसूब कर रहे हैं उसकी भी इंसल्ट। हाँ, नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ओहो, की कर लो क्या हो गया कराची साहब, क्या हुआ? पटवारी खत्म कर देंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10-15 बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि सूबा पंजाब में पटवारी और पटवारी सिस्टम का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी पढ़ने को मिली कि हुकूमत पंजाब 4500 के लगभग नए पटवारी भर्ती करने का इरादा रखती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं एक तजर्बाकार पटवारी से। जी अस्सलाम वालेकुम। ओहो, की कर लो क्या हो गया कराची साहब, क्या हुआ? पटवारी खत्म कर देंगे। कंप्यूटर ले आए जी, वाह वाह, पटवारी खत्म करके कंप्यूटर ले आएंगे। जी वाह वाह, बिल्कुल 4 खून के प्यासे के मुस्तफा कुरैशी लगे हैं। वाह जी होए 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 होए। हम तो उस वक्त भी दिल में हंसे थे जी। अच्छा, और बड़े हैरान हुए थे कि पटवारी खत्म करने डोल पड़ी है हुकूमत, और जिससे गुर्बत नहीं खत्म हो रही, जिससे महंगाई नहीं खत्म हो रही, वो पटवारी को हाथ डाल रहे हैं वो लोग। हुकूमतें कोई भी हो जुनैद साहब इको जैसी होती हैं, पटवारी हर हुकूमत के अंदर
बड़ा पावरफुल होता है। रीढ़ की हड्डी का किरदार है जनाब आपका। बहरहाल ये तो छोड़ ही देना आप, पटवारी के खात्मे वाला तो चैप्टर ही क्लोज करें। करो यार क्लोज। ये जो नए भर्ती हो रहे हैं इसका कुछ बंदोबस्त करें। क्या मैं जानता हूँ पीटीआई में हाथ पड़ता है भाई का। वाह जी वाह, वाह रे वाह। मैं क्या करूंगा? 3 पनेरे हैं और 4 भतीजे। मैं अन्ना साना ने साना जुनैद साहब अपने दफ्तर में मैंने रखे हुए हैं ट्रेंड पिछले 5 साल से। बीच में से 4 जो है ना जी वो तो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा पटवार खाना उनके हाथों में है। किस कैपेसिटी में तुमने अपने भांजे भतीजे अपने दफ्तर में बिठाए हुए? हर पटवारी यही हरकत करता है। अपने रिश्तेदार बाकायदा पटवार खाने में बिठाया होता है इन लोगों ने और उनको ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करवा। असल में वो इनके फ्रंटमैन होते हैं। ओ भाईजान अवाम की खिदमत कर रहे हैं, बात नहीं समझे? अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अवाम की खिदमत के लिए पटवारी के दफ्तर में कल्ला पटवारी बेचारा बहुत थोड़ा होता है। आपको पता है स्यापे पूरे पाकिस्तान के और खास तौर पे जमीनों के लड़ाई झगड़े फूफी चाचा ताया मामा भतीजा अपने माँ सब लड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने किसी पे स्टे लिया हुआ है, किसी ने किसी के ऊपर हक शुफा किया हुआ है। वो और तो और कई प्लाटों की 2 3 4 5 रजिस्ट्रियां निकल आती हैं। यही झगड़े आपकी रोजी का जरिया बनते हैं। वो गरीब आदमी और रोजी कौन सी रोजी? पटवारी की तो सलाम दुआई रोजी होती है। अच्छा। मैं बात ऊपर के लेवल की कर रहा हूँ। जी। वड्डे झगड़े बात समझ रहे हैं? वड्डे से आपे जुनैद साहब 7 बच्चे ट्रेंड किए हैं। जरा थोड़ा जिहा तो धक्का लगना है तो पटवार खाने वड़ जाओ। नाजायज सिफारिश करवा रहा है तुमने और दीदा दिलेरी के साथ करवा रहा है। वो यार कोई नजायज नहीं है। आप कोरे लड़के जो बिठा के तो आवाम को खजल कराएंगे तो मैं आपको तैयार बच्चे दे रहा हूँ सोने पट्टे। जुनैद साहब मेरा दफ्तर यूनिवर्सिटी है पटवार खाने की। ये जमीनों के मामलात जैसे कवानीन मैं समझाता हूँ बच्चों को। और हुकूमत जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे ले ये नहीं समझा सकते। पिछलियां गल्लां भी सारियां सत्ता नु घोट के पे आती हैं। जुनैद साहब मेरे दफ्तर में तो जो स्टूल पड़ा हुआ है ना स्टूल वो भी फुल पटवारी जे। तजर्बा ही काम आंदा जी। फिर तजर्बा ही। गॉट इट? समझ गए होंगे आप बात को? कितना चिकना आदमी, इसको एहसास ही नहीं है कि इस पर किस कदर संगीन नौयत के इल्जाम हैं। और देखो कितना ठंडा ही है पूरा। लो बाबूजी चैप्टर क्लोज। आप लोग महरूम हो गए हैं 7 पटवारियों से। देखें कोई जरूरत नहीं है वहां मेरे दफ्तर में बैठ के भी वो बेहतरीन रोजी कमा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो जुनैद साहब अवाम की खिदमत करने के लिए निकले थे। नहीं आप जाते तो ना सही। अल्लाह का वास्ता ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। इस मुल्क में इस सूबे में एक सिस्टम बन लेने दो। सिस्टम बनने में पिछली 3 हुकूमतों के दौरान सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो। कितनी हुकूमतों ने कोशिश की, करोड़ों रुपया लगा दिया कि फर्द निकालने का जो सबसे बड़ा मसला है गरीब आदमी का हमारे यहाँ, उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, ये सारे मामला कंप्यूटर में फीड कर दिए जाए। रुकावट कौन है? ये साहब। रुकावट ये वाली परे करके भी जरा सोचें क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। बात मेरी याद रखें जुनैद साहब, जितनी देर तक आपने जमीनों के मामलात में पटवारी टच नहीं करना आपका मामला सिद्ध ही नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। ऐसी ढिठाई है इन लोगों की। ये कहते हैं ये फर्द निकालना जो है ना, ये कहते हैं कि जी इकबाल भी हमारी हिमायत करके गया था, उसने हमारे लिए इसी फर्द के बारे में लिखा था, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कंप्यूटर बनाया है अंग्रेज ने। वो अंग्रेज ने किस तरह कंप्यूटर को ये बताने हैं मामलात, चूंकि अंग्रेज तो पाकिस्तानी पटवारी को समझता ही नहीं। अंग्रेज क्या, पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी पटवारी को नहीं समझता। जुनैद साहब ये कंप्यूटरों के काम नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। फवाद चौधरी पैकअप
मेरी जान, ये पटवारी से ही आपको राब्ता करना पड़ेगा। लेकिन पटवारी साहब, जो आपने नक्शे में गुंजल डाले हुए हैं ना, वो कंप्यूटर पे कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ओए पुत्र, ओए पुत्र, ओए महंगा स्टाम्प लिखने वाले पेन। लो, आई एम सॉरी जुनैद साहब, थोड़ी सी तब्दीली करो। ओए महंगा स्टाम्प लिखने वाले पेन दी निब। ओ पुत्री, तुझे नहीं पता, तू किराए पे रहता है बेटे। तुझे नहीं पता जमीनी हकायक क्या होते हैं। बात समझ रहे हो? पटवारी साहब, ये दादी दी 2 किले जमीन सी। दादाजी फौत हो गए ने। हाँ जी। यकीनन किसी पटवारी ने दुखों ही फौत होए होंगे। तेनू बचाओ, ये कहना चाह रहा हूं। जुनैद साहब, 7 बच्चे, थोड़ा जहा तक नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने की छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे बेहतरीन फिक्रा होता था ना, जी। वो होता था मेरे बड़े भरा दा हिस्सा। हाय हाय। यार जुनैद, ये जो शेर है ना, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मैं वैसे माफी चाहता हूँ, मैं इस शेर के बड़ा सख्त खिलाफ। ये थैले ने कोई बंदा है किसके मोहल्ले में ये शेर पढ़ रहा था, उसके सर में डंडा मार दिया था कि इसकी याददाश्त चले जाए। बाद में कहने लगा खुद ही तो कहा था कि छीन ले हाफजा। नहीं, वैसे सीरियसली मुझे तो यादें माजी बड़े बड़ी प्यारी लगती हैं। बड़ी बड़ी प्यारी यादें होती हैं माजी की, बचपन की, वो तो बड़ी कमाल होती हैं। तो एवं कादली टेंशन बना ली इस शायर ने, बेचारे ने। मैं कल सोच रहा था कि यादें माजी में इस दफा जिक्र करूंगा, बालो कुड़ियो वंडी दी श्रीनी लई जाओ। हाय 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 हाय। आप जरा याद करना शुरू करें तो आपको इतना मजा आएगा कि ये क्या चीज होती थी। रोजाना आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में, किसी ना किसी गली में, किसी ना किसी घर के आगे ये आवाज आनी शुरू हो जाती थी, बालो कुड़ियो वंडी दी शरीनी लई जाओ। हाय हाय चीज वंडी दी ले जाओ, ये भी होता हाँ जी, हाँ जी। और धड़ाधड़ उनके घर के सामने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। और ये जहन में रखें कि ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं था होता। हाँ जी। जो मोहल्ले का, गली का अमीर तरीन घर होता था, वो बच्चे भी लैंड में लग गए होते थे। ये एक बच्चों के साथ खुशी का इजहार होता था। होती थी बच्चों की। हाँ, बच्चों को खुश करने के लिए कई बाबे होते थे जो जेब में टाफियां रखते थे, वैसे ही बच्चों में तकसीम करते रहते थे। इसी तरह ये हर महीने में, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई घर ऐसा होता था जो बच्चों में इस तरह की चीजें तकसीम और लाइन बनवाई जाती थी। वो पता है, जब वो जमघटा लग जाता था तो ये आवाज ही जाए, लाइन बनाए, लाइन बड़ी खुशी से बना लेते थे। और फिर उसमें अक्सर जो है वो चावल भी होते थे, जर्दा भी होता था, मगर बेशुमार चीजें। मुझे याद आ कि इतनी हंसी आ रही थी, ये टाफियां भी बांटते थे, रात में टाफियां लेके सबसे ज्यादा होती थी। काले चने, फुलियां चने, फुलियां मीठी फुलियां और नमकीन फुलियां मिक्स करके उसमें चने डाल के, मीठे चने डाल लेते थे या वैसे भुने हुए चने डाल लेते थे, और वो तकसीम करते थे। और बच्चे सारे वो लेके बड़े खुश होते। अच्छा, उसमें जो सबसे बेहतरीन फिक्रा होता था ना, वो बड़े भरा दा हिस्सा। मैं इतना लव कर रहा था कल इस बात से कि यार वो क्या दौर होता था कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा चीज लेने के लिए या दोबारा लेने के लिए अपने किसी ना किसी भाई को बीमार कर लेते थे। अच्छा, फिर आपको याद ये करवाने लगा हूं, उसमें हलवा पूड़ी होती थी, उसमें वो मंडा, शोरबा मंडा गांव में तकसीम होता था। वो बड़ी सी रोटी और शोरबे में डुबो के खाते थे, तो गांव में बांटते थे। फिर आप ये याद करें कि पैसे भी बांटे जाते थे। चेंज लेके ना 10 रुपए का, उस वक्त इतना चेंज आ जाता था, वो 5-5 पैसे आना टका टका, वो बच्चों में तकसीम होता था। और वो बच्चे लेके तो भागते थे दुकानों की तरफ। ये सिक्के गोगा जी की वजह से बंद हुए हैं। पंजाला सिक्का संघ च फसा लिया उन्होंने आज तो बाद। अच्छा, उन्हें तो पंजां दा सिक्का संघ च फसा लिया ना, ते एक मोरी वाला पैसा हुंदा सी जिहदे च तू फस गया। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। अच्छा, जब होश आई है तो उसका शुक्रिया नहीं अदा किया, उसको कहता है मेरा सिक्का जाया कर।
अंदाजा करिए। मैं तो बचपन तो ही करेंसी च फसे हैं नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गोगा बेचारा करंसी चूंकि चोरी कर लेंदा सी किधरे ना किधरे फिर फस जांदा सी फिर केस चलदा रहंदा सी बड़ी बड़ी देर और वो गवर्नर स्टेट बैंक तरफ था। क्यों इस तरह की बात करके गलत तरफ ध्यान दिलवाते हो जब भी वेख्या गोगे नु फसे ही वेखे हाँ जी हाँ जी। अच्छा मजे वाली एक और चीज भी होती थी कि ये जो चावल वगैरह या जर्दा होता था ना हाँ जी। वो बर्तन शर्तन नहीं था होता ना तो झोली में डलवा लेते थे और वो कपड़ा खराब हो जाता था फिर अम्मा से कोट भी पड़ती थी कि अब इसको किस तरह घी के दाग को उतारा जाए साफ करें, हाँ। है जी मां कुड़दी सवेरे स्कूल जाना तो तू वर्दी खराब कर ली वर्दी और ये कोई बच्चा नहीं था देखता कि कमीज गंदी है या किस तरह की है ओदे च चौल पवा के ते खा रहे ने बड़े ना थोड़ा सा फर्क भी रखते थे कि ढिड ना सड़ जाए। हाँ जी हाँ जी। गोगा तो जिन्ना मर्जी अगे करता सी ढिड दा सड़ जांदा सी। अच्छा इसमें जो और एक चीजें होती थी ना जी वो बड़ी अच्छी ये होती थी कि चीज लेके जो बच्चे निकलते थे ना हाँ जी। वो ये नहीं था होता कि खुद गर्जी होती थी लाजमन रास्ते में जो बच्चा मिलता था उसे बताया जाता था कि नालली गली च लतीफ होरी पे चौल बांट दे दी बांट रहे हैं, हाँ। या पैसे पे बांट दे दी बताते थे। लाजमन दूसरे बच्चों को बताते थे बच्चे और वो भी फिर हर चीज छोड़ के दौड़े लगा देते थे उस तरफ। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि भरोसा या एतबार स्टिकर की तरह होता है एक बार उतर जाए तो पहले की तरह दोबारा नहीं चिपकता। बहुत अच्छे खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।